अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, टेट के साइंस के इस सेशन में आप तमाम का एक बार फिर खैर मकदम है। मैं सैयद इमरान। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। नाजरीन, एटॉमिक स्ट्रक्चर के तहत टेट के सिलेबस में जो उन्वानात दिए गए हैं, आइए एक मरतबा उस पर नज़र डालते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, एटॉमिसिटी, एटॉमिक नंबर, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, आयन्स, एटॉमिक मास, वैलेंसी, molecular mass, concept of mole, molar mass, Thomson model of atom, Rutherford model of atom, Bohr's model of atom, isotopes, quantum numbers and electronic configuration। नाजरीन, पिछले सेशंस में आपने आमिज़े और महलूलों के मुतालिक मालूमात हासिल की थी। आइए हम देखते हैं कि खालिस के कितने अक़साम हो सकती हैं। तो सबसे पहले ये अनासिर कितने हैं। अब तक के तमाम अनासिर जो जाने जा चुके हैं वो 118 हैं। तो क्या दुनिया में जितने भी अज्जा पाए जाते हैं क्या वो सिर्फ 118 ही अक़साम के हैं? जी नहीं, ये काफ़ी हैं, लामुतनाई हैं। तो इन अनासिर के आपस में एक दूसरे के मिलने से, अलग अलग रेशियो में मिलने से वो मुरक्कबात हासिल होते हैं जो कि लामुतनाही हैं। आइए हम अनासिर के मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात हासिल करें। तो ये जो अनासिर हैं ये किसी बुनियादी इकाई एक ज़र्रे से मिलकर बनते हैं जिसे हम जौहर कहते हैं। ये जौहर के मुताल्लिक़ सबसे पहले जॉन डाल्टन ने मफरूज़ात पेश किए थे। आइए देखते हैं कि डाल्टन के मफरूज़ात क्या हैं। मादा नाक़ाबिल तक़सीम ज़र्रात पर मुश्तमिल होता है जिन्हें जौहर कहा जाता है। किसी कीमियाई तामुल के दौरान ना ही जौहर बनते हैं और ना ही जौहर फना होते हैं। कीमियाई तामुलात में जौहरों की तरतीब जदीद हो जाती है, यानी कि ये मुख्तलिफ रेशियो के एतबार से एक दूसरे से जुड़ते हैं। किसी अंसर के तमाम जौहरों की कमियत और कीमियाई खवास मुमासिल होते हैं, यानी कि एक ही अंसर में कई जौहर पाए जा सकते हैं। उन तमाम जौहरों की खुसूसियात एक दूसरे से मुतमासिल होती है, एक जैसी होती है। एक अंसर के एक जौहर की खुसूसियत दूसरे जौहर से मुख्तलिफ नहीं होती, बल्कि ये कहा जाए तो भी दुरुस्त होगा कि उस अंसर की खुसूसियत उसके जौहर की खुसूसियत ही होती है। मुख्तलिफ अनासिर के जौहरी कमियत और कीमियाई खवास मुख्तलिफ होते हैं। जैसा कि अभी कहा कि एक अंसर के जौहर एक जैसी खुसूसियत रखते हैं, तो मुख्तलिफ अनासिर के जौहर जो हैं वह मुख्तलिफ खुसूसियात रखेंगे। इसके बाद मरकबात इस वक्त बनते हैं जब मुख्तलिफ अनासिर के जौहर सादा मुकम्मिल अदद के तौर पर मिल जाते हैं, यानी जौहर कसरी अदद आधा या 3/4 या 1/4 इस तरीके से जौहर नहीं हिस्सा लेते, बल्कि कामिल अदद के तौर पर 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये जौहर आपस में हिस्सा लेते हैं और मरकबात बनाते हैं। दूसरे अल्फाज में कीमियाई तब्दीली जौहरों के मिलने या जौहरों के जुदा होने से होती है, यानी नए मुरक्कबात के वजूद के लिए जौहर एक दूसरे से एक तनासुर में मिलते हैं। अगर वो जो सालिमात वजूद में आ रहे हैं वो अगर डिकम्पोज हों, टूटते हैं, तब भी नई अशिया वजूद में आती। जब मुख्तलिफ जौहर मुख्तलिफ निस्बतों में एक दूसरे से मिलते हैं तब वो मुख्तलिफ मरक्कबात बनाते हैं। मसलन कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन का मुरक्कब है। यहाँ पर एक निस्बत एक में जब मिलते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक निस्बत 2, यहाँ पर एक कार्बन का जौहर है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के जौहर हैं। इस निस्बत में मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जौहर मादे का वो जर्रा है जो मजीद छोटी इकाइयों में नाकाबिल तकसीम होता है, जौहर कहलाता है। जौहर में उस शय की तमाम खुसूसियात पाई जाती हैं, बल्कि यह कहना दुरुस्त होगा कि किसी भी शय के जौहर की खुसूसियत ही उस शय की खुसूसियात होती है। इसलिए जौहर को मादे की बुनियादी इकाई, एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मटेरियल, ये कहा जाता है। जॉन ब्रिजुलस ने अनासिर के अलामतों के लिए एक तजवीज़ पेश की जिसको हम अंसर के नाम का पहला हर्फ इस्तेमाल करके अलामत के तौर पर लिया जाता है। जैसे ऑक्सीजन के लिए O और हाइड्रोजन के लिए H। ये ऐसा क्यों किया जाता है नाज़रीन? अलामतों के इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि मुख्तलिफ ज़ुबानें जानने वाले बोलने वाले अफराद हर कोई उसका नाम अलग अलग ले सकते हैं। तो सारी दुनिया में एक यूनिफॉर्मिटी के लिए उनको अलामत तजवीज़ की गई है। अलामतों से हम उनकी शनाख्त करते हैं। सालिमा, अभी आपने जाना कि जौहरों के आपस में मिलने से सालिमात वजूद में आते हैं। सालिमात क्यों वजूद में आते हैं, या ये कहा जाए कि सालिमे क्यों बनते हैं? तो हर जौहर ख़याम पजीर नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि जौहर फना हो जाता है, इसका मतलब यह है कि वो सादा हालत में क़याम पजीर या जौहर की हालत में क़याम पजीर नहीं होता, इसीलिए सालिमात बनाता है। ये सालिमात वो अपने अंसर के जौहरों से ही बना सकता है या दूसरे अंसर के जौहरों से भी बना सकता है। जब वो अपने ही अंसर के जौहरों से बनाएगा तो वो अंसर का सालिमा कहलाएगा। अगर वो मुख्तलिफ अनासिर के जौहरों के साथ मिलकर सालिमा बनाता है तो वो मुरक्कब कहलाता है। तो नाजरीन, आइए हम ये देखते हैं कि एक दूसरे अनासिर के जौहर से जब सालिमात बनते हैं या
एक ही आंसर के जौहर के सालिमात जब बनते हैं तो इनकी अलामतें या ज़ाब्ते किस तरह होती हैं, आइए चंद मिसालें देखते हैं। जब आंसर का जौहर होगा तो अलामत दी जाएगी, आंसर के सालिमे के लिए ज़ाब्ता होगा और इसी की तरह मुरक्कब के सालिमे के लिए भी ज़ाब्ता होगा। ये मिसालें देखिए, आंसर का नाम यहाँ पर हाइड्रोजन है, अलामत इसकी H है, जबकि इसका ज़ाब्ता H2 है, यानी कि आमतौर पर हाइड्रोजन अपने सालिमे की तरह वजूद रखता है जिसके अंदर 2 जौहर पाए जाते हैं। इसके साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पर इसकी अलामत O है, जबकि इसका ज़ाब्ता O2 है। इसी तरीके से कार्बन है, इसकी अलामत C है और इसका ज़ाब्ता भी C है, यानी कि ये जौहर की शक्ल में ही क़याम पज़ीर होता है, ये सालिमा नहीं बनाता। लिहाजा ये हम ज़ाब्ता इसलिए लिखते हैं नाज़रीन कि हम इसकी जो कीमियाई तामुलात लिखते हैं इसमें हम अलामत के बजाय ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं कि वह आम हालत में किस तरह वजूद रखता है। इसके बाद हीलियम है, ये भी एक जौहर की शक्ल में ही क़याम पज़ीर होता है। और एक यहाँ पर अहम बात यह है कि हीलियम एक इनर्ट गैस है, नोबल गैस है। इसके बाद आइए देखते हैं चंद मुरक्कबात का ज़ाब्ता क्या है। सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर नाम से ही वाज़ेह है कि यहाँ पर एक सोडियम और एक क्लोरीन का जौहर पाया जाता है। ये दोनों आपस में मिलकर एक मुरक्कब बनाते हैं जो NaCl है। ये आम नमक का कीमियाई नाम है सोडियम क्लोराइड। इसके बाद ओजोन है, यहाँ पर O3 यानी कि ऑक्सीजन के 3 जौहर आपस में जुड़ने से ओजोन वजूद में आता है। इसके बाद सल्फर है, सल्फर आम हालत में 8 सल्फर के जौहरों से मिलकर बनता है, ये S8 है। यहाँ पर देखिए चंद और अनासिर के नाम हैं जो उनके अंग्रेजी नाम के बजाय लातिनी नामों से अलामत ली गई है, ये आपके लिए पूछा जा सकता है। ये सोडियम के लिए नाइट्रियम है नाम लातिनी में, तो इसका अलामत है Na। इसी तरीके से चांदी अर्जेंटीनम Ag, टंगस्टन वुल्फ्राम W, पोटेशियम कैबिलियम K, कापर क्यूप्रम Cu, सोना या गोल्ड ऑर्रम Au, आयरन फेर्रम Fe, इसको फेरस भी कहा जाता है, लेड यानी सीसा पलम्बम Pb और मेर्क्यूरी हाइड्रोजिनम Hg। नाज़रीन आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर चंद अनासिर एक हीरे जौहर की शक्ल में हैं, चंद अनासिर अपने 2 जौहरों की शक्ल में वो क़याम पज़ीर हैं और चंद 3 जैसा कि ओजोन देखा, और आपने सल्फर के बारे में देखा कि वो 8 जौहरों के आपस में मिलने से सालिमा बनाकर क़याम पज़ीर होता है। तो ये जो अलग अलग जौहरों के साथ जुड़े रहने की जो खुसूसियत है उसको हम एटॉमिसिटी यानी कि जौहरियत कहते हैं। कुछ सालिमे एक जौहरी होते हैं, कुछ 2 जौहरी, कुछ 6 जौहरी, और सल्फर 8 जौहरी यानी कि 8 जौहरों पर मबनी होता है। आर्गान Ar एक जौहरी, हीलियम He एक जौहरी, सोडियम एक जौहरी, फेरस एक जौहरी, अल्युमिनियम कॉपर यहाँ तक एक जौहरी। उसके बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 2 जौहरी, क्लोरीन 2 जौहरी, ओजोन 6 जौहरी। इसके बाद फास्फोरस 6 जौहरी और सल्फर 8 जौहरी। जौहरी अदद, ये जौहरी अदद क्या है नाजरीन कि हर जौहर में जैसा इंसानों के अंदर फिंगरप्रिंट्स मुख्तलिफ होती हैं उसी तरीके से जौहर के अंदर भी उसकी कुछ मखसूस खुसूसियत होती हैं जिस बिना पर उसको पहले जौहर से दूसरे जौहर में फ़र्क किया जाता है। यहाँ पर इस एतबार से इन्हें एक नंबर दिया गया है, वो नंबर उसके जौहर में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को बतलाती है, यानी किस जौहर में कितने प्रोटॉन हैं उस एतबार से उसको हम उसका अदद दिया गया है जो जौहरी अदद कहलाता है। आमतौर पर हर जौहर में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आप जानते हैं कि प्रोटॉन मुस्बित बरक़ीबार ज़र्रा है और इलेक्ट्रॉन मनफी बरक़ीबारदार ज़र्रा है। अगर ये दोनों मसावी तादाद में हैं तो ये एक तादिली है। आमतौर पर जौहर तादिली होता है। अगर से किसी बैरूनी क़ुव्वत की बिना पर या क़याम पज़ीरी के लिए एक इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाए या एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो जाए तब ये तादिली से इलेक्ट्रॉन अगर खारिज होने पर यह मुस्बित बरक़ीबार हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन के इजाफे से ये मनफी बरक़ीबारदार, तो हम इसको रवां यानी कि अयान कहते हैं। अयान मुस्बित हो सकते हैं और मनफी हो सकते हैं। यहाँ पर मुस्बित से ये ख़तई मतलब नहीं कि इसके अंदर एक प्रोटॉन का इजाफा हुआ है, बल्कि मुस्बित ये बतलाता है कि प्रोटॉन की बनिस्बत इलेक्ट्रॉन कम है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी या इजाफे से ही अयान बनते हैं, रवां बनते हैं। इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता है तो मनफी रवां, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये मुस्बित रवां बनता है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपके सिलेबस में वैलेंसी यानी कि गिरफ्त। गिरफ्त से मुराद किसी भी जौहर के बैरून तरीन खौल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद गिरफ्त कहलाती है। जिस जौहर की बात हो रही हो उस जौहर के बैरून तरीन खौल में जितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं आमतौर पर वो गिरफ्त कहलाती है। एटॉमिक मास यानी कि जौहरी कमियत, इसके बारे में आपने पिछले सेशन में जानकारी हासिल की है कि जौहरी कमियत क्या है, कि किसी भी जौहर में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल तादाद को हम जौहरी कमियत कहते हैं। इसको हम कार्बन से तकाबुल करते हैं, ये तमाम आपने जाना है। उसी तरीके से सालिमी वज़न के मुतालिक भी जाना है, सलम के बारे में और सलमी मास के बारे में भी आपने
पिछले सेशन में डिटेल में जानकारी हासिल कर ली है। नाज़रीन, आपने इन 4 टॉपिक्स के बारे में पिछले सेशन में मैटर अराउंड अस के मुख्तलिफ हिस्सों में आपने इसकी जानकारी हासिल कर ली है। आइए अब हम मुख्तलिफ साइंसदानों के जरिए जो जौहरी नमूने पेश किए गए हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो सबसे बेसिक, सबसे पहला जो जौहरी नमूना था वो जे थॉमसन ने पेश किया। तो देखते हैं कि जे थॉमसन ने क्या कहा। यहाँ पर आपको एक तरबूज की शक्ल नजर आ रही है। तो जो थॉमसन का जो जौहरी नमूना है ये प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। यहाँ पर थॉमसन ने यह बतलाया कि जिस तरह से एक तरबूज में सुर्ख मग्ज होता है, ये सारा का सारा मग्ज बतौर मुस्बित बरक़ीबार होता है, और ये जो काले काले बीज जो नजर आ रहे हैं ये बतौर मनफी बरक़ीबार। यहाँ पर मनफी बरक़ीबार यानी कि इलेक्ट्रॉन, थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त की थी। तो जौहर के पूरे कमियत में ये जो मुस्बित बरक़ीबार है ये फैला हुआ होता है और इधर उधर एक एक इसके इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, जिस तरह के तरबूज में बीज होते हैं। ये थॉमसन ने कहा था। इसके बाद इस नजरिए को रुदरफोर्ड ने जांचा। किससे जांचा? आइए देखते हैं कि रुदरफोर्ड ने क्या किया। रुदरफोर्ड ने क्या किया, एक तलाई वर्क लिया जो बिल्कुल बारीक पतला था। इससे इसने क्या किया, ताकतवर अल्फा ज़र्रात गुजारे जो कि मुस्बित बरक़ी बरदार होते हैं। और ये माना जा रहा था कि थॉमसन अगर दुरुस्त हो तो पूरे के पूरे जौहर के अंदर मुस्बित बरक़ीबार फैला हुआ होगा। तो यहाँ पर जैसे ही अल्फा ज़रात गुजारे जाएंगे मुस्बित बरक़ीबार की वजह से ये थोड़े से मुनहरिफ होंगे। लेकिन रुदरफोर्ड ने इस तजुर्बे में ये पाया कि इसके अंदर जो बेशतर अल्फा ज़रात जो मुस्बित बरक़ीबार वाले हैं ये बगैर इनहराफ के सीधे गुजर गए, लेकिन बहुत कम एक आध ज़र्रा जो है वो बिल्कुल वापस अपने रास्ते में लौट आया। इससे यह बात पता चली, रुदरफोर्ड ने यह बात कही कि सारे के सारे जौहर में मुस्बित बरक़ीबार फैला हुआ नहीं है, बल्कि ये किसी एक जगह पर एक मखसूस मकाम पर ही मौजूद है, जिसकी वजह से वो अल्फा ज़र्रा बिल्कुल अपनी सिमत में वापस लौट रहा है या रिफ्लेक्ट हो रहा है। और उस दरमियानी हिस्से के अलावा कुछ ऊपर और कुछ नीचे की तरफ जब मुस्बित बरक़ीबार को यानी कि अल्फा ज़रात को डाला गया तो वो हल्के से इनहराफ करते हैं, लेकिन माबाकी हिस्से से वो सीधी गुजर जाती है। इससे बाद ये बात पता चली कि तमाम का तमाम मुस्बित बरक़ीबार जौहर के एक ही हिस्से में मौजूद है। मुस्बित बरक़ीबार जौहर के मरकज़े में पाया जाता है। और रुदरफोर्ड ने यह बताया कि इस मुस्बित बरक़ीबार के अतराफ में इलेक्ट्रॉन अपने रास्तों में गर्दिश करते हैं। सबसे पहले रुदरफोर्ड की थ्योरी के पूरे पॉइंट्स देखते हैं। जौहर का पूरा मुस्बित मादा मरकज़ की एक छोटी सी जगह में मुज्तमा होता है, इसे मरकज़ा या न्यूक्लियस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन मरकज़े का हिस्सा नहीं होते। इसने यह भी पेश किया कि मनफी बार के हामिल इलेक्ट्रॉन मरकज़े के अतराफ मुतय्यना रास्ते पर गर्दिश करते हैं। रुदरफोर्ड के नमूने जौहर को बाज़ दफ़ा शमसी निज़ाम में सैयारे की हरकत से ताबीर किया जाता है, क्योंकि मरकज़ के अतराफ इलेक्ट्रॉन की गर्दिश सूरज के अतराफ सैयारों की गर्दिश जैसी होती है। इसीलिए इसको सैयारची नमूना प्लानिटरी मॉडल ऑफ ऑटम भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, जौहर की जसामत के मुकाबले में मरकज़े की जसामत बहुत छोटी होती है। इसके बाद देखिए इसके डिफेक्ट्स क्या थे, इसकी क्या नुकाइस थे कि इसने बताया कि मुस्बित बरक़ीबार के अतराफ मनफी बरक़ीबार हरकत कर रहा है। अगर मुखालिफ बरक़ीबार अगर एक दूसरे के अतराफ में हरकत करते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स के एतबार से ये क्या होगा, अपनी तवानाई को या इसकी तवानाई में कमी होगी। जो जो इसकी तवानाई में कमी होगी ये आहिस्ता आहिस्ता मरकज़े के करीब आता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो मरकज़े में जा गिरेगा। यानी कि ऐसा होने से ये हो सकता है कि जौहर फना हो जाए। लेकिन नाज़रीन, आप जानते हैं कि हकीकत में जौहर फना नहीं होते, लिहाजा ये इसकी खामी है कि रुदरफोर्ड ने यह नहीं कहा कि इसके रास्ते किस तरीके के होते हैं और वो क्यों तवानाई को नहीं होता वगैरह। तो आपको एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है कि इसके क्या नुकाइस हैं, रुदरफोर्ड ने कौन सी बात की वकालत नहीं की। तो आप ये बता सकते हैं कि जौहर जिस दायरवी रास्ते में हरकत करते हैं उसकी क्या खुसूसियात है, ये रुदरफोर्ड बताने से खासिर रहा। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए अगले साइंसदान नील्स बोहर ने अपना नजरिया पेश किया। उसने कहा कि जौहर के अंदर मरकज़े के अतराफ इलेक्ट्रॉन मुतय्यना रास्ते में गर्दिश करते हैं जिनकी तवानाई मुस्तकिल होती है, जिसको डीजेनरेट ऑर्बिटल का नाम दिया। आइए जानते हैं। यहां पर इसने बताया कि हर एक इलेक्ट्रॉन अपने ही मदार में हरकत करता है। इसने इसको 1 2 3 4
या KLMN का नाम दिया। इसने यह भी बताया कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने मदार पर कायम रहता है, अपने ही मदार में हरकत करता है, उसकी तवान्नाई में ना तो कमी होती है और ना ही इजाफा होता है। अगर इसके अंदर कोई तवान्नाई का इंजज़ाब हो तो ये डायरेक्टली नीचे से अपने मुकाम से अगले खौल पर जस लगाता है, ये दरमियान में नहीं रह सकता। ये जो जगह नजर आ रही है आपको दो खौलों के दरमियान, ये इमेजिनरी है, लेकिन हकीकत में भी अगर दो खौलों के दरमियान जो जगह होती है उस जगह में इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश नहीं होती। या तो वो अपने ही खौल में रहेगा अगर वो पहला इलेक्ट्रॉन हो, या फिर वो तवान्नाई हासिल करके दूसरे या तीसरे खौल में जाएगा। अगर वो तवान्नाई का इखराज करता है तो फिर वो वापस दूसरे खौल में या पहले खौल में आएगा, लेकिन इन दोनों के दरमियान में ये जगह नहीं ले सकता। जौहर के अंदर इलेक्ट्रॉन खुसूसी और मुनफरिद मदार में ही हरकत करते हैं, जिनको खौल या शेल कहा जाता है। इनकी तवान्नाई मुतय्यन होती है और इसीलिए इनको मुकीम मदार, स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। यहाँ पर आपको एक सवाल पूछा जा सकता है नाजरीन के स्टेशनरी ऑर्बिट की क्या खुसूसियत है, तो आपका जवाब होगा कि स्टेशनरी ऑर्बिट मीन्स यहाँ पर तवान्नाई मुस्तकिल होती है, इखराज या कमी नहीं होती। ऐसे मुकीम मदारों में हरकत करते हुए इलेक्ट्रॉन तवान्नाई खारिज नहीं करेंगे और यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन मरकज़ में नहीं गिरेंगे। इसने इन खौलों को KLMN यहाँ पर देखिए ये कैपिटल से जाहिर किया गया है, ये बात आप गौर करें। इसके बाद इसने 1 2 3 4 से जाहिर किया। यहाँ पे N इज नंबर ऑफ शेल, यानी कि कौन सा शेल है, 1 2 3 4। तो नाजरीन ये तो था मुख्तलिफ साइंटिस्टों के जरिए जो नज़रियात पेश किए गए उसके मुताल्लिक़ कि सबसे पहले थॉमसन ने क्या कहा, फिर उसकी मॉडिफिकेशन में रुदरफोर्ड ने क्या किया, फिर उसके बाद रुदरफोर्ड की खामी को दूर करने के लिए बोहर ने क्या किया। ये आपके सिलेबस में इनके बारे में मौजूद है। और इसके अलावा ये भी है कि बोहर के नुकाइस क्या हो सकते हैं। तो बोहर ने लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में डिटेल में नहीं बताया, इसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में ही बताया। हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही जौहर पाया जाता है, इसने ज्यादा इलेक्ट्रॉनों वाले जौहर के मुताल्लिक़ लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में डिटेल में नहीं बताया। इसके बाद मुख्तलिफ साइंसदानों ने जौहर की वज़ा व ख़ता को समझने के लिए कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें किस तरह से मौजूद है, इसको जानने के लिए मक़ादिरी आदात को मुतारफ़ किया है। मक़ादिरी आदात के ज़रिए जौहर के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं, वो किस तरह गर्दिश करते हैं, उनके अंदर कौन सी और खुसूसियात पाई जाती हैं, इसका तफसीली पता चलता है। तो आइए जानते हैं कि मक़ादिरी आदात क्या हैं। सबसे पहले मक़ादिरी आदत जो है सदर मक़ादिरी आदत है, ये n स्मॉल n से ताबीर किया जाता है। सदर मक़ादिरी आदत ये बताता है किसी एक जौहर में इलेक्ट्रॉन किस खौल में मौजूद है। जिस तरह से बोहर ने बताया कि मरकज़े की तरफ खौलों के अंदर इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, तो सदर मक़ादिरी आदत की मदद से हमें यह पता चलता है कि जौहर के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन से खौल में है। इसके बाद दूसरा जो है ज़ावियाई मियार हरकत मक़ादिरी आदत, इसको स्मॉल l से ताबीर किया जाता है। नाजरीन ये एक खौल में ज़ैली खौल का पता चलता है। ये ज़ैली खौल जो है SPDF का नाम दिया जाता है। ये इसको हम आमतौर पर ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। SPDF ऑर्बिटल्स हैं। तो ज़ावियाई मियार हरकत मक़ादिरी आदत में ये बतलाया जाता है कि जो ज़ैली खौल हैं इसमें L की क्या कदरें हैं। जैसा कि मैंने बताया कि SPDF 4 ज़ैली खौल या ऑर्बिटल्स हैं, तो उसकी L की कदरें S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 है। इसके बाद यह भी बतलाया गया है कि किस ज़ैली खौल के अंदर कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, इन्हिताती ज़ैली खौल होते हैं। इसको मक़नातीसी मक़ादिरी आदत के जरिए बताया गया है। यानी कि यह बतलाता है कि S में सिर्फ एक इन्हिताती ज़ैली खौल होता है। इसी तरीके से P में 3 होते हैं, D में 5 होते हैं और F में 7 होते हैं। और इसके साथ साथ एक जो ज़ैली खौल है, इन्हिताती ज़ैली खौल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है। वो 2 इलेक्ट्रॉन किस तरह से मौजूद होते हैं, तो उनकी गर्दिश जो होती है वो एक दूसरे के मुखालिफ होती है। इसको बताने वाला घुमाव मक़ादिरी आदत है, इसको हम गर्दिशी मक़ादिरी आदत भी कहते हैं। ये बताता है कि इन्हिताती ज़ैली खौल में इलेक्ट्रॉन की जो तरतीब है, जो गर्दिश है, एक की सिमत साथ होती है और एक उसकी मुखालिफ सिमत साथ होती है। मक़ादिरी आदत को एक साथ दिया गया है। यहाँ पर जो सदर मक़ादिरी आदत L है, N इसकी कदरें दी गई हैं 1 2 3 4, यानी कि पहला खौल, दूसरा खौल, तीसरा खौल और चौथा खौल। और L जो है पहले खौल में कितने होते हैं, तो पहले खौल में n-1 होते हैं। तो यहाँ पर n 1 है, 1 - 1 0, यानी कि 0, ये मतलब 0 से मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं, ये 0 से मतलब है S। L वैल्यू 0 है S के लिए। और इसके अंदर जो इन्हिताती ज़ैली खौल होते हैं वो भी 0, यानी कि एक ही होता है और वो है 1s।
यानी कि कुल इन्हेताती झैली खौलों की तादाद 1। जो दूसरा कौल है इसमें 2 झैली खौल होते हैं, 0 और 1, 0 यानी S, 1 यानी L। तो 0 के लिए तो 0 है, पहले जान चुके हैं आप। इसके लिए m वैल्यूज जो हैं -L2 + L होती है। यहां पर L वैल्यू P के लिए 1 है तो m वैल्यू क्या होगी -1, 2 + 1 इंक्लूडिंग 0। तो यहां पर ये क्या है, ये P कौल है, S 0 होगा तो एक P है यहां पर। तो ये दूसरे कौल में पाए जाते हैं, लिहाजा 2S और 2P लिखा जाएगा। दूसरे कौल के अंदर 2 झैली खौल हैं और 2S में कितने इन्हेताती झैली खौल हैं, S में 1 और P में 3। इसी तरीके से यहाँ पर तीसरे झैली खौल के अंदर n-1 की वजह से यहाँ पे 2 आएगा L की वैल्यू, यानी कि L = n-1। तो 3 - 1 2 होगा, 2 यानी कि D। ये तीसरे झैली खौल में D मुतारिफ होता है यानी कि 3D, और D की वैल्यू 2 रहने से -2 से +2 तक इंक्लूडिंग -1, 0 + 1 तो -2, -1, 0 + 1 + 2, ये m वैल्यूज होंगी D के लिए। और इसके अंदर ये 5 इन्हेताती झैली खौल को जाहिर करता है। इसी तरीके से जब चौथे खौल की बात करेंगे तो इसके अंदर एक और झैली खौल F मुतारिफ होगा जिसकी वैल्यू -3, -2, -1, 0 + 1 + 2 + 3 होगी m वैल्यूज, और ये 7 इन्हेताती झैली खौलों पर मुश्तमिल होता है। ये तो हो गया नाजरीन के मकादरी आदाद से किस खौल में कितने झैली खौल पाए जाते हैं और उसकी m वैल्यूज क्या होती हैं और उसमें कितने इन्हेताती झैली खौल पाए जाते हैं। आपको आसानी से समझने के लिए आपको मैं शॉर्टकट बता दूं कि आप खौल का अगर नंबर दिया जाए आपको तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आपको L वैल्यू आ जाएगी, यानी कि उसके अंदर कौन सा झैली खौल पाया जाता है ये मालूम होगा। अगर वो आप चौथे खौल की अगर बात करें, चौथे खौल में L वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम n-1 यानी कि 4 - 1 3 होगी, 3 होगी F के लिए। तो जब जो खौल में F होगा तो इसमें जाहिर सी बात है इसके अंदर D भी होगा, P भी होगा और S भी होगा। S, P, D, F की जो m वैल्यूज है वो 0, -1, 0 + 1, उसके बाद D की वैल्यू -2, -1, 0 + 1 + 2, और F की -3, -2, -1, 0 + 1 + 2 + 3, यानी कि S में सिर्फ 1 इन्हेताती झैली खौल पाया जाता है, P में 3 इन्हेताती झैली खौल, D में 5 और F में 7 इन्हेताती झैली खौल पाए जाते हैं। और हर एक इन्हेताती झैली खौल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मुमकिन होते हैं जिनकी गर्दिश एक दूसरे से मुखालिफ होती है। यहां पर एक मरतबा देख लीजिए कि इसी तरह किसी भी झैली खौल में झैली खौल SPDF में इलेक्ट्रॉन की आज़म तरीन गुंजाइश 2 × 2L + 1 के मसावी होती है, जहां पर L 0, 1, 2, 3, 4 होगा, यानी कि SPDF में तरतीबवार 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पर उसके बारे में दिया गया है डिटेल में कि S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 और F में 14। ये मैक्सिमम आज़म तरीन इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है। इसके बाद इनके शेप देखिए कि S जो खौल है वो स्क्रबी होता है और P खौल डम्बल शेप के होते हैं, जबकि D डबल डम्बल। इनके नाम देंगे, ये PX है, PY है, PZ है, DXY, DXZ, DYZ, DX2, Y2, DZ2। इस तमाम मकादरी आदाद की बुनियाद पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखने के काबिल होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक तश्कील किस तरह लिखी जाती है और इसके लिए हमें मजीद कौन से उसूलों को अपने जहन में रखना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो तरीका है NLX, यहाँ पर N जो है वो खौल के अदद को, सदर में मकादरी अदद को बताता है, L S P D F को बताता है। यहाँ पर X क्या है, इसकी तादाद है, 1, 2, 3, 4 ये मुस्बित आदाद होंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन की अगर मिसाल ली जाए कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चूंकि इसका जौहरी अदद 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा और एक इलेक्ट्रॉन को जाहिर करने के लिए वो कौन से खौल में जाएगा, पहले ही खौल में जाएगा। तो पहला खौल में S एक ही ऑर्बिटल है तो S में 1 इलेक्ट्रॉन आने से इसका इलेक्ट्रॉनिक तश्कील मुकम्मिल होती है। एक मरतबा देखिए ये जो अदद को बतलाता है ये सदर में मकादरी अदद है, ये इलेक्ट्रॉन की तादाद को बताता है और ये ज़ावियाई मेयार हरकत में मकादरी अदद यानी कि ऑर्बिटल SPDF को बतलाता है। इसके बाद आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को लिखने के लिए मजीद कौन कौन से उसूलों को अपने जहन में रखना होगा। सबसे पहले पॉली का इस्तिस्नाई उसूल। अगर हम ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले जौहर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखना चाहें तो मिसाल लेते हैं कि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखें। जब हम हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखना चाहें तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले से 1s1 एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है हाइड्रोजन में, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है तो 1s2 होगा। लेकिन पॉली का इस्तिस्नाई उसूल यह कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स विल हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर्स इक्वल, यानी कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों मकादरी अदद एक सा नहीं हो सकते। अगर आप हाइड्रोजन और हीलियम की मिसाल देंगे, यहां पर 1 के बजाय 2 लिखा जाएगा तो इसका सदर मकादरी अदद एक ही वही हो गया, ज़ावियाई मेयार हरकत मकादरी अदद वही हो गया और इसका
मकनातीसी मेखादी अदद भी s ही होगा, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक ही इनदाती झैली खौल होगा। लेकिन इसके अंदर जो गर्दिश जो होती है वो हाइड्रोजन की अगर सिमत 7 हुई तो हीलियम के अंदर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो मुखालिफ सिमत 7 होगा। तो ये जो चारों मेखादी अदद हैं हर इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्तलिफ होते हैं। अगर वो सदर में खादरी अदद मसावी हो तो हो सकता है कि जावियाई मुख्तलिफ हो, अगर जावियाई मसावी हो तो मकनातीसी मुख्तलिफ हो सकता है। अगर ये तीनों एक जैसे हों तो आखिरकार उसका जो गर्दिश में खादरी अदद यानी कि उसका घुमाव जो होता है वो सिमत 7 होगा, तो उसके मुखालिफ सिमत 7 बन जाएगा। इसके बाद अगला जो उसूल हमें इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के लिए जहन में रखना होगा वो है आफ्बा का उसूल। आफ्बा यानी कि टू कंस्ट्रक्ट, ये तामीर की तरफ बताता है, तश्कील की तरफ बताता है। तो ये किस तरह से इलेक्ट्रॉन तामीर करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है ये उसूल बताता है। आइए इसका उसूल देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के लिए हम क्या देखना है। इलेक्ट्रॉन उस झैली खौल में पहले दाखिल होगा जिसकी n+l वैल्यू कम हो, यहाँ यानी कि इलेक्ट्रॉन n+l की बढ़ती हुई कीमत के लिहाज से दाखिल होगा। सबसे पहले n+l वैल्यू कम होगी तो उसमें दाखिल होगा। अगर किसी सूरत में n+l वैल्यू मसावी हो तो इलेक्ट्रॉन इस खौल में दाखिल होगा जिसकी n कीमत कम हो। यहां पर मैं आपके लिए एक मिसाल बता दूं कि 3d और 4s, 3d में n के लिए 3 और l के लिए 2 होगा तो 3 + 2 5, और 4s में n के लिए 4 और s के लिए 0 है, 4 + 0 4। तो यहां पर 3d की कीमत 5 हो गई, n+l कीमत, और 4s की 4 हो गई। तो ये पहले तीसरे खौल को छोड़कर चौथे खौल के इलेक्ट्रॉन में दाखिल होगा। कहीं पर आप 4p के साथ लेते हैं तो 5 मसावी होंगे, तो 3d में 3 छोटा खौल है, लिहाजा 4p से पहले वो 3d में दाखिल होगा। इस एतबार से आपको सवाल पूछा जा सकता है, इसको आप पॉज करके सुकून से सुनते हुए इसको समझने की कोशिश करें। आफ्बा के उसूल को मोइलर ने पेश किया था और मोइलर ने इसको शॉर्टकट में समझने के लिए खाका पेश किया जो कि मोइलर का खाका कहलाता है। इलेक्ट्रॉन पहले 1s में दाखिल होता है, फिर 2s में, उसके बाद 2p से 3s, उसके बाद 3p से 4s, उसके बाद 3d से 4p 5s, उसके बाद 4d 5p 6s, इस तरीके से वो 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s, इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन दाखिल होते जाता है। आइए इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को समझने के लिए जो आखिरी अहम उसूल है वो हुंड का उसूल है, वो देखते हैं कि हुंड ने ये उसूल पेश किया कि जब कभी एक साथ तवान्नाई वाले ऑर्बिटल डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं तब इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके दाखिल होता है, उसके बाद जोड़ियां बनाता है। यानी कि आप अगर कार्बन की मिसाल लेते हैं, जोहरी अदद 6 होगा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 1s2 2s2 2p2। यहां पर 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मुखालिफ गर्दिश में आ गए, 2s में आ गए। यहां पर आप गौर करेंगे कि ये पहले ही खौल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बताए गए हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके दाखिल होता है, उसके बाद जोड़ियां बनाता है। यही हुंड का उसूल कहलाता है। जब कभी डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन उस वक्त तक जोड़ियां नहीं बनाता जब तक कि इलेक्ट्रॉन तमाम खौलों में दाखिल ना हो जाए। मेखादरी आदात को बुनियाद में रखते हुए ये जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के जो तमाम उसूल बतलाए गए हैं, पॉली का इस्तिस्नाई का कुलिया, आफ्बा का उसूल और हुंड का उसूल, इन तमाम को जहन में रखते हुए आप किसी भी आंसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिख सकते हैं। मोइलर के खाके को जहन में रखते हुए आप अगर जोहरी अदद को जहन में रख लें तो आप आसानी से किसी भी आंसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिख सकते हैं जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक 2 स्पेशल केस है कि 24 और 29 जो जोहरी अदद हैं, क्रोमियम और कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है वहाँ पर 4s1 3d10 होता है कॉपर में, और क्रोमियम में 4s1 3d5 होता है। इसके बारे में भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी आप जहन नशीन रख लीजिए। इसके बाद जो अगला टॉपिक है आपके सिलेबस में वो है आइसोटोप्स यानी कि हमजा। हमजा से मुराद यहाँ पर देखिए एक ही आंसर के मुख्तलिफ जोहर जिनमें प्रोटॉन की तादाद तो एक ही हो लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ हो, हमजा कहलाते हैं। यानी कि सेम जोहरी अदद बट कमियती अदद मुख्तलिफ, यानी कि इसके अंदर जो प्रोटॉन की तादाद होती है वो तो मसावी होती है और लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन में यहाँ पे बगैर प्रोटॉन एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं, इसलिए H11 कहेंगे। यही हाइड्रोजन की ही मिसाल है ड्यूटेरियम, इसमें इसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, इसलिए H12 लिखा जाएगा। जबकि ट्राइटियम के अंदर एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, इसकी कमियत 3 होगी, यानी कि जिसका जोहरी अदद तो मसावी हो लेकिन कमियती अदद मुख्तलिफ हो, एक दूसरे के हमजा कहलाते हैं। इसी तरीके से एक और मिसाल है C612 C613 C614। यहाँ पर 6 तो प्रोटॉन होंगे ही लेकिन साथ में 6 न्यूट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर 7 न्यूट्रॉन है और यहाँ पर 8 न्यूट्रॉन है। आपको इस तरीके का कोई एक जाब्ता देकर इसमें मौजूद न्यूट्रॉन की तादाद को पूछा जा सकता है, तो आप क्या करेंगे कि इस कमियती अदद से प्रोटॉन की तादाद को तफरीक कर देंगे तो आपको जो जवाब हासिल होगा वो
न्यूट्रॉन की तादाद होगी। इसके बाद ये जो हमजा के इस्तेमालात है ये देख लीजिए। बाद हमजा को कीमियाई तामुलात की पेचीदगियों और शोबे तिब में इस्तेमाल किया जाता है। कीमियाई तामुलात के वक़ू पजीर होने में हर मरहले की जांच के लिए भी तजुर्बाती लैब में इनका इस्तेमाल होता है। इसके बाद यूरेनियम का जो हमजा है न्यूक्लियर रिएक्टर में बतौर ईंधन इस्तेमाल होता है। आयोडीन के हमजा को हम थायराइड के इलाज में इस्तेमाल करते हैं और कोबाल्ट के हमजा को हम कैंसर के इलाज में इस्तेमाल करते हैं। तो नाजरीन ये काफ़ी अहम टॉपिक है, इसके अंदर कई क्वेश्चंस मुमकिन हो सकते हैं, इसमें कई सवालात पूछे जा सकते हैं। इंशाअल्लाह इसके मजीद जो अगले टॉपिक्स हैं वो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।